फिल्म की शुरुआत एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मोन्टाज से होती है, जहां पर हमें 1970 और 80 के दशक की सियोल सिटी की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि कैसे सियोल में अपार्टमेंट कल्चर शुरू हुआ था और पहले लोग छोटे घरों में रहते थे, लेकिन फिर रैपिड डेवलपमेंट की वजह से कंक्रीट के बड़े बड़े टावर्स खड़े होने लगे और इन अपार्टमेंट्स को सिर्फ घर नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल माना जाने लगा, जिसके चलते लोग अपनी सारी सेविंग्स लगाकर एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते थे। इसके बाद हमें वर्तमान समय दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से धरती कांपने लगती है और एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है और जमीन ऐसे हिल रही थी जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो इंसान की तरक्की का सबूत थी वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। अगली सुबह हमें मिंगसंग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो जब अपनी नींद से जागता है तो उसे कुछ अजीब लगता है और वो अपनी बीवी मिंगवा को सोते हुए छोड़कर धीरे से उठता है और अपनी बालकनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ से जो मंजर वो अपनी आंखों से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दूर दूर तक जहाँ तक उसकी नजरें जाती है सिर्फ बर्बादी और मलबा ही दिखाई देता है। लेकिन फिर जब उसकी नजर अपनी बिल्डिंग पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि चारों तरफ तबाही के बीच सिर्फ उसकी बिल्डिंग, एक अकेली इमारत बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद मिंगसंग तुरंत नीचे जाता है, जहाँ बिल्डिंग के सारे लोग लॉबी में इकट्ठा हो चुके हैं और सबके चेहरों पर डर, हैरानी और बेचैनी साफ दिख रही है, क्योंकि वहाँ ना तो कोई पावर है और ना ही फोन की लाइंस काम कर रही है, जिसकी वजह से दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका है और सब लोग इमरजेंसी मैनुअल पढ़ रहे हैं ताकि जनरेटर चालू कर सके। लेकिन ये सब बेकार है और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, जबकि ठंड भी बढ़ती जा रही है और लोगों का डर भी। अब मिंगसंग पानी की बोतल लेकर अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपने पास बचे हुए खाने पीने का हिसाब लगाने लगता है और उन्हें एहसास होता है कि उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का राशन ही बचा है, जिस पर मिंगवा कहती है कि उन्हें उनके डैड के पास जाना चाहिए, लेकिन मिंगसंग मना कर देता है, क्योंकि बाहर जाना मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि वहाँ पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी और जो बचे हुए लोग थे वो भी इस आखिरी बची हुई बिल्डिंग की तरफ ही आ रहे थे। इसके बाद फिर उसी रात उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जब मिंगसंग दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ खड़ी होती है, जो उनके पड़ोस की बिल्डिंग से ही थी, जो कि अब मलबे का ढेर बन चुकी है और उसका बच्चा ठंड से कांप रहा होता है और वो भीख मांग रही होती है सिर्फ एक रात के लिए थोड़ी सी जगह की, जिस पर मिंगसंग जो अभी भी शौक और डर में है वो उसे मना करने वाला होता है। लेकिन तभी मिंगवा वहाँ आ जाती है और एक नर्स होने के नाते वो उस औरत और बच्चे की हालत देखकर उन्हें फौरन अंदर बुला लेती है। उन्होंने उस माँ बेटे को अपने घर में एक कमरे में पनाह तो दे दी थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इंसानियत का ये छोटा सा कदम आगे चलकर उनके लिए कितना बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। फिर अगले दिन जब मिंगसंग नीचे लॉबी में जाता है तो वो देखता है कि उनकी बिल्डिंग के अंदर का माहौल अब बदलने लगा है और अब पैसों की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि अब लोग चीजों के बदले चीजें ले दे रहे थे। जहाँ एक आदमी बैटरीज के बदले खाना ले रहा होता है तो मिंगसंग भी अपनी कीमती घड़ी देकर कुछ खाने का सामान ले लेता है और यहाँ से नया सिस्टम शुरू हो चुका था, यानी बार्टर सिस्टम, जिसमें जिसके पास जो भी जरूरी चीज है वही अमीर है। फिर जब वो वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि बिल्डिंग के कॉरिडोर्स और लॉबी अब बाहर से आए हुए लोगों से भर चुके हैं, लेकिन उनके आने से बिल्डिंग के ओरिजिनल रेजिडेंट्स के साथ उनकी अनबन शुरू हो चुकी थी और छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे थे। जहाँ एक आउटसाइडर पर चोरी का इल्जाम लगा है और लोग उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उसी लड़ाई में मिंगसंग का खरीदा हुआ सामान भी नीचे गिर जाता है और जब वो उसे लेने के लिए जाता है तो सोफे के अंदर से बहुत सारे कॉकरोचेस निकलने लगते हैं। इधर मिंगवा उस बच्चे को वॉकी टॉकी इस्तेमाल करना सिखा रही थी कि तभी मिंगसंग वहाँ आता है और मिंगवा को अंदर आने का इशारा करके बेडरूम में चला जाता है। तब वो भी उसके पीछे जाती है, जहाँ मिंगसंग उसके लिए पीचेस ले आया था, लेकिन जब मिंगवा उसे बोलती है कि ये पीचेस उस मदर और बच्चे के साथ भी शेयर कर ले तो मिंगसंग उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ उसके लिए है। लेकिन इसी दौरान वो औरत अपने बच्चे के साथ वहाँ आ जाती है और उनसे कुछ पूछने लगती है, लेकिन उन्हें देखकर उनके पास पीचेस शेयर करने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं बचता। फिर जैसे तैसे दिन गुजरते हैं, मौसम और भी ज्यादा ठंडा पड़ जाता है और आउटसाइडर्स की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो मिंगसंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उन्हें दूर से कुछ लोग आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं और मिंगवा नर्स होने के नाते तुरंत उस इंजर्ड आदमी को चेक करने के लिए दौड़ती है। लेकिन इसी दौरान एक अपार्टमेंट से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और लोग पैनिक करने लग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए, एक आदमी जिसका नाम यंग तक है, जो यूनिट 902 में रहता है, वो आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना आग में घुस जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे आग नहीं बुझती। तब वो दीवार पर लगे फायर होस को तोड़ता है और वेल्व को पागलों की तरह घुमाने लगता है, जिससे किसी चमत्कार की तरह पानी प्रेशर से बाहर आने लगता है। जिसके बाद मिनसंग भी उसकी हिम्मत देखकर उसके पीछे जाता है और दोनों मिलकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू कर लेते हैं। और इसके बाद सब लोग यंगटक को थैंक्स बोलते हैं। इस आग की घटना के बाद बिल्डिंग के रेजिडेंट एक मीटिंग बुलाते हैं, क्योंकि सबको एहसास हो जाता है कि उन्हें एक सिस्टम बनाने की जरूरत है और एक लीडर चुनने की जरूरत है जो इस मुश्किल वक्त में उन्हें गाइड कर सके। और मीटिंग में बहुत बहस होती है, जहां कुछ लोग कहते हैं कि हमें आउटसाइडर्स की मदद करनी चाहिए और सबको मिलकर रहना चाहिए, जैसे मिंगवा का मानना था। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना था कि हमारे पास रिसोर्सेज पहले से ही कम है और अगर आउटसाइडर्स आते रहे तो हम सब भूखे मर जाएंगे, यानी पहले अपने लोग फिर बाकी सब। इसी बहस के बीच मिंगसंग कहता है कि हमें एक लीडर चाहिए जो हम सबके लिए एक फैसला ले सके। और जब लीडर चुनने की बारी आती है तो सबकी नजर सिर्फ एक ही इंसान पर जाती है, यंगटक, जिसने अपनी बहादुरी से सबका दिल जीत लिया था और उसे बिल्डिंग का नया लीडर चुन लिया जाता है। यंगटक, जो अब तक एक आम सा रेजिडेंट था, वो अचानक से पावर में आ जाता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो सामने आता है और अपना पहला फैसला सुनाता है, जो वांगंग अपार्टमेंट की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो कहता है कि ये अपार्टमेंट सिर्फ रेजिडेंट का है और इसके साथ ही साथ वो ऐलान करता है कि बिल्डिंग में रह रहे सभी आउटसाइडर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। यंगटक कहता है कि हम यहाँ के मालिक है और ये बिल्डिंग हमारी है। जिसके बाद वो एक वोटिंग सिस्टम बनाता है, जहाँ पर हर रेजिडेंट को एक पत्थर दिया जाता है, जिसमें व्हाइट स्टोन का मतलब था आउटसाइडर्स को निकाल दिया जाए और ब्लैक स्टोन का मतलब था आउटसाइडर्स रह सकते हैं। वोटिंग सीक्रेट होती है ताकि कोई किसी को जज ना करे और जब वोट काउंट होता है तो रिजल्ट आता है कि ऑलमोस्ट सारे स्टोन्स व्हाइट होते हैं, जिसका मतलब फैसला हो चुका है, इंसानियत हार गई है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जीत गया है और आउटसाइडर्स को निकालना होगा। इसके बाद रात को मिंगवा पूछती है मिंगसंग से कि तुमने किसको वोट किया, लेकिन मिंगसंग कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद मिंगसंग याद करने लगता है कि अर्थक्वेक के टाइम आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तभी हम देखते हैं कि जब वो शहर में था तब अर्थक्वेक का पहला झटका आया था, जहाँ वो कुछ लोगों के साथ मिलकर एक लेडी को बस के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्थक्वेक का झटका दोबारा आता है और वो डर के अपनी कार में बैठ जाता है, जबकि बस के नीचे दबी हुई वो लेडीज वहीं पर मर जाती है। वो अर्थक्वेक इतना तेज होता है कि उसकी गाड़ी भी इधर उधर होने लगती है, लेकिन जैसे तैसे सीट बेल्ट के कारण उसकी जान बच जाती है। फिर अगले दिन फैसला हो चुका था और अब उसे अंजाम देना था, इसीलिए यंगटक मिंगसंग को एंटी क्राइम टास्क फोर्स बनाने की बात कहता है। क्योंकि मिंगसंग पहले आर्मी में सर्विस कर चुका था, इसीलिए वो इस पोस्ट के लिए परफेक्ट होता और टास्क फोर्स के सभी मेंबर्स आपस में फैसला करते हैं कि कल वो लोगों को अपनी बिल्डिंग के बाहर निकाल देंगे। फिर अगली सुबह रेजिडेंट यंगटक की लीडरशिप में बिल्डिंग के कोर्टयार्ड में इकट्ठा होते हैं और यंगटक सबसे आगे खड़ा होकर आउटसाइडर्स को अनाउंस करता है कि आप सबको अभी इसी वक्त इस बिल्डिंग को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये रेजिडेंट्स का फैसला है। आउटसाइडर्स जो पहले से ही परेशान और भूखे हैं, वो इस बात को सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक आउटसाइडर चिल्लाता है कि हम कहाँ जाएंगे, जबकि बाहर ठंड बढ़ चुकी है। कि तभी एक बड़ा सा आदमी जो आउटसाइडर्स का लीडर है वो आगे आता है और यंगटक को धक्का देते हुए कहता है कि तू कौन होता है हमें यहाँ से निकालने वाला। लेकिन यंगटक उसकी एक नहीं सुनता और सभी को वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिस बात से नाराज भी टास्क फोर्स पर हमला करके कॉम्प्लेक्स का गेट तोड़ देती है। इस झगड़े में लीडर को काफी चोट आ जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से आउटसाइडर को बाहर निकालकर लीडर गुस्से से चिल्लाता है और सबको शांत कराता है। कि तभी बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोग उन आउटसाइडर्स पर ईंटें फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे मजबूरन आउटसाइडर्स को वहां से जाना पड़ता है। आउटसाइडर्स को बाहर निकालने के बाद उनके अपार्टमेंट में एक नया सिस्टम लागू किया जाता है, जहां यंगटक अब सबका अनडिस्प्यूटेड लीडर है और हर चीज के लिए एक नए नियम बनाए जाते हैं, जिसमें खाना मुफ्त में नहीं मिलेगा बल्कि काम के बदले मिलेगा और बिल्डिंग को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। एक स्कैविंग टीम बनाई जाती है, जिसका काम रोज बिल्डिंग के बाहर जाकर खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें लूट कर लाना। और एक मेडिकल टीम बनाई जाती है, जिसको मिंगवा लीड करती है, जिसका काम है बीमार और घायल लोगों का इलाज करना। और इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी पेट्रोल टीम भी बनाई जाती है, जो कि बिल्डिंग की सुरक्षा करती है। कुछ दिन बाद कॉम्प्लेक्स के लोग गेट को बंद कर देते हैं और कोई बाहर का अंदर ना आ सके इसके लिए बोर्ड लगा देते हैं, नो आउटसाइडर्स। और अब सभी लोग आपस में अपनी सप्लाईज भी शेयर करने लगते हैं।
सब खुश रहने लगते हैं। लेकिन अब बिल्डिंग की सप्लाईज कम होने लगी थी, इसलिए मिंगसंग सप्लाईज लाने के लिए कुछ लोगों के साथ बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बिल्डिंग के बाहर वो जितनी दूर जाते हैं उन्हें उतनी ज्यादा डेड बॉडीज मिलती है, जिससे डर कर वो जल्दी से वापस सही सलामत अपनी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। और वो अपने साथ सप्लाईज भी लाए होते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर सप्लाईज बेकार हो चुकी थी। उस दिन के बाद मिंगसंग और उसके साथी रोज सप्लाईज लाने के लिए बाहर जाने लगते हैं, मगर वो जिस भी बिल्डिंग में जाते हैं वहाँ चारों तरफ उनको बस डेड बॉडीज ही नजर आती है। और वो हर बार अपने साथ सप्लाईज तो लाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लोगों के लिए वो हमेशा ही कम पड़ जाती है। फिर एक दिन यंगटक और मिंगसंग बाहर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वो अपने सामने एक एक्सप्लोजन को देखते हैं। और मिंगसंग कहता है कि उन लोगों ने इतना सहा है तो उन्हें इनाम भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ वो बताता है कि पिछले साल उसकी वाइफ का इसी कॉम्प्लेक्स में मिसकैरेज हुआ था। दूसरी ओर मिंगवा को अपने सामने वाली बिल्डिंग में एक बच्चा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। और साथ ही में वो देखती है कि उस बच्चे के पास उसका दिया हुआ वॉकी टॉकी भी होता है। और मिंगवा को उस बच्चे से बात करके पता चलता है कि वो और उसकी माँ डोक्यू नाम के एक इंसान से वहाँ पर छुप रहे हैं। फिर एक दिन बिल्डिंग से बाहर जाने वाले ग्रुप को एक सुरंग मिल जाती है जो सीधा ग्रोसरी स्टोर जाती है, जहाँ लोगों को आता देखकर ग्रोसरी स्टोर ओनर उन पर बंदूक तान देता है। लेकिन खाने की खोज में आया हुआ ग्रुप उस पर हमला करके सारा सामान लूट कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहाँ ये सब मिंगवा को गलत लग रहा होता है। मगर तभी अचानक वो सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि अंधेरे से कोई उनकी तरफ आ रहा होता है, जो एक लेडी होती है जिसका नाम येवॉन है। और वो इसी बिल्डिंग की रेजिडेंट थी, जो अपार्टमेंट नंबर 903 में रहती थी, यानी यंगटक के आगे वाले अपार्टमेंट में। लेकिन अर्थक्वेक के वक्त वो बाहर थी और इतने दिनों तक जैसे तैसे जिंदा बचकर अब वो अपने घर वापस लौटी है। इसके बाद ये वॉन यंगटक को पहचान नहीं पाती और वो कहती है कि आप 902 में रहते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। और ये सुनते ही यंगटक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो बात को घुमा देता है और सब लोग उसे वापस से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग मिलकर येवॉन का स्वागत करते हैं और मजे को दुगना करने के लिए वो सब लोग मिलकर वहाँ पर गाना गाना चालू कर देते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं उस दिन की कहानी जिस दिन अर्थक्वेक आया था। जो आदमी हमें यंगटक के रूप में दिख रहा था उसका असली नाम सेबियोम है और वो एक टैक्सी ड्राइवर है। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़कर वोंगंग अपार्टमेंट में घर बुक करवाया था, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि असली यंगटक ने उससे पैसे तो ले लिए थे लेकिन घर उसके नाम नहीं किया था, क्योंकि वो एक कॉनमैन था। जिस दिन अर्थक्वेक आया, सेबियोम असली यंगटक से झगड़ा करने के लिए उसके घर 902 में आया था और दोनों के बीच हाथापाई होती है और गुस्से में सेबियोम यंगटक को मार डालता है और वो उसकी लाश को किमची रेफ्रिजरेटर में डालकर छुपा देता है। तभी उसके फोन पर उसकी बीवी का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि वो उस जैसे घटिया आदमी के साथ और नहीं रह सकती। और इस कॉल के बाद सेबियोम पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने अपना पैसा खो दिया, अपना घर खो दिया, अपनी बीवी को भी खो दिया और अब वो एक कातिल भी बन गया था। और ठीक उसी वक्त जमीन हिलने लगती है और वो भयानक अर्थक्वेक आ जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद लोगों में झगड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि एंटी क्राइम फोर्स को ज्यादा राशन दिया जा रहा था और कुछ लोगों को राशन मिल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से अब राशन की कमी होने लगी थी। तभी एक व्यक्ति एंटी क्राइम फोर्स को खूनी दरिंदा पुकारता है, जो मिंगवा सुन लेती है। अकेले में मिंगवा अपने पति से पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा है, जिस पर वो एक हादसे के बारे में बताते हुए कहता है कि वो मारा नहीं था, जिस पर मिंगवा परेशान होकर मिंगसंग को बाहर जाने से मना कर देती है और मौका पाकर मिंगवा सप्लाईज को लेकर दोक्यून के घर चली जाती है। इसी बीच हीटर देने के बहाने यंगटक येवॉन के घर जाता है, जहाँ वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मेरी माँ को जानती हो, जिसके जवाब में येवॉन हाँ बोलती है। लेकिन फिर वो गुस्सा होकर दोबारा पूछता है कि क्या तुम मुझको जानती हो, जिस पर घबराई हुई लड़की उसको हाँ बोल देती है, ताकि वो किसी तरह उसको छोड़ दे और जल्दी से वहाँ से वापस चला जाए। इसके कुछ समय बाद मिंगवा येवॉन से बाहर का हालचाल पूछती है और अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए वो बताती है कि बाहर तो नर्क से भी बुरी हालत है, मगर सुना है कि स्टेशन के पास कुछ लोग रहते हैं। येवॉन और मिंगवा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लेडी उनके बीच में आकर बोलने लगती है, जो येवॉन को ज्यादा पसंद नहीं आती और कुछ ही समय में उन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है, जिसके बाद गुस्सा होकर येवॉन वहाँ से चली जाती है और येवॉन को ऐसे जाता देखकर मिंगवा भी उसके पीछे चली जाती है, जहाँ वो कहती है कि यहाँ के लोग एकदम पागल है, क्योंकि यंगटक जो यहाँ का है भी नहीं उसको इतने अच्छे से रखा जाता है, जबकि बाकियों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है। ये दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी इन दोनों को जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बिल्डिंग के एक
आदमी को आउटसाइडर्स ने मार दिया था क्योंकि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पास एक खूनी ब्लड नोट भी रखा हुआ था जिसमें ये लिखा था कि सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक यंगटक को उसकी मरी हुई बेटी की याद आ जाती है और तभी वो सबसे कहता है कि हमें नियम और भी सख्त करने होंगे और पहरा देने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ानी होगी। फिर शाम के वक्त यंगटक डोक्यून के घर जाकर उसे अपना फर्नीचर डोनेट करने के लिए कहता है और बड़ी सावधानी से उसके ड्रॉर्स और वार्डरोब चेक करता है। और फिर जैसे ही वो मैट्रेस को उठाता है तो उसको वो माँ और बच्चे दोनों मिल जाते हैं जिन्हें यंगटक बाहर ले जाता है और आउटसाइडर्स होने की वजह से उन्हें अपनी बिल्डिंग से निकाल देता है और साथ ही मिंगसंग को भी बताता है कि इसमें तुम्हारी वाइफ भी इन्वॉल्व थी। इसीलिए घर आकर मिंगसक अपनी वाइफ को डांटना शुरू कर देता है। गुस्सा होकर मिंगवा अपने पति को बताती है कि ये यंगटक इस बिल्डिंग का है ही नहीं, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ ना होने की वजह से मिंगसंग उसका यकीन नहीं करता। फिर झगड़े के बाद मिंगसंग यंगटक के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है, जिस पर यंगटक उसे और काम करने को कहकर छोड़ देता है। जिसके बाद धीरे धीरे सभी अपार्टमेंट की चेकिंग की जाती है और छुपे हुए सारे आउटसाइडर्स को बाहर निकाला जाता है, जबकि यंगटक गलती करने वालों को बाहर घुटनों पर बैठकर माफी मंगवाता है और साथ ही उनके घर के बाहर रेड कलर से पेंट कर देता है। इसी बीच सभी लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर दोक्यून को देखते हैं, जो कि कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ गलत है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से कूद जाता है। फिर अचानक एक दिन फिर से अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके कारण एक वाटर टैंक टूट जाता है और सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि अब उनके पानी की परेशानी खत्म होने वाली थी। वहीं दूसरी ओर मिंगवा येवोन से यंगटक के बारे में पूछती है कि तभी सीन बदलता है और हमको ग्युमे को दिखाया जाता है, जो यंगटक को बताती है कि राशन अब खत्म पड़ रहा है और लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा। और मिंगवा की इस बात को सुनकर वो लोग एक और टीम बनाते हैं जो कि रोज बाहर जाकर खाना इकट्ठा करेगी। फिर एक दिन यंगटक और मिंगसक की टीम बाहर गई हुई थी, तब मिंगवा हिम्मत करके यंगटक के अपार्टमेंट में यानी 902 में जाती है, जहां अंदर एक बूढ़ी औरत बेड पर लेटी मिलती है जो कि असली यंगटक की मां है। मिंगवा उससे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि आंटी आपका बेटा कहाँ है और उसका क्या नाम है, लेकिन वो बूढ़ी औरत डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से पीड़ित होती है और वो बस एक ही बात कहती है, भूख लगी है, खाना दो, जिससे मिंगवा निराश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ती है तो उसकी नजर एक बड़े से किमची रेफ्रिजरेटर पर पड़ती है, जिस पर अजीब तरीके से बहुत सारा टेप लगा हुआ होता है। मिंगवा को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो उस टेप को हटाती है, लेकिन रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते ही एक भयानक बदबू आती है और अंदर जो चीज थी उसे देखकर मिंगवा की चीख निकल जाती है, क्योंकि अंदर एक आदमी की लाश थी जो कि बुरी तरह से सड़ चुकी थी। और मिंगवा समझ जाती है कि यही असली यंगटक है और जो आदमी बाहर यंगटक बनकर घूम रहा है वो एक कातिल और बहरूपिया है। इस बीच बाहर जाने वाली टीम को काफी दूर जाकर एक बर्बाद फूड कोर्ट मिलता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ लाशों के भरे हुए टनल के द्वारा ही जाया जा सकता था और वो ऐसा ही करते हैं और टनल की सहायता से उस फूड कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको भर भर के खाना मिलता है और सब लोग जितना हो सकता है उतना खाना इकट्ठा करके वापस घर जाने लगते हैं। जाते वक्त मिंगसक को एक हेयर क्लिप भी मिलता है जो कि वो अपनी पत्नी के लिए उठा लेता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर मलबा गिरने लगता है जिसमें उनका एक साथी मारा जाता है और आखिरकार पूरा ग्रुप खाना और अपने मरे हुए साथी को लेकर कॉम्प्लेक्स वापस आ जाते हैं। बिल्डिंग पहुंचते ही मिंगवा मिंगसंग को थप्पड़ मार देती है और ये वो आकर सबको यंगटक की सच्चाई बता देती है और रेफ्रिजरेटर में रखी हुई डेड बॉडी को सबके सामने ले आती है। ये सब देखकर यंगटक को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसने अपनी पूरी जान लगा दी इस कॉम्प्लेक्स के लिए और यंगटक सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश भी करता है और कहता है कि उसको यहाँ से धोखा देकर निकाल दिया गया था और वो यहीं का रहने वाला है, लेकिन कोई भी उसकी इस बात को सपोर्ट नहीं करता और देखते ही देखते छीना झपटी चालू हो जाती है। सभी लोग नकली यंगटक को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाते जाते वो येवोन को एक बड़े से गड्ढे में फेंक कर मार देता है और मिंगसंग भी उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन वो उसको चला नहीं पाता कि तभी नकली यंगटक उस बंदूक को छीन लेता है और उसी वक्त गेट गिर जाता है और आउटसाइडर्स अपना बदला लेने के लिए अंदर आ जाते हैं। बिल्डिंग के कुछ लोग बाहर रहकर उनसे लड़ते हैं, जबकि कुछ लोग भागकर बिल्डिंग में छुप जाते हैं और मिंगसंग अपनी वाइफ के साथ अपने अपार्टमेंट में पहुंच ही रहा होता है कि तभी एक आदमी उन पर हमला कर देता है, जिसमें मिंगसंग घायल हो जाता है। इसके बाद वो आदमी मिंगवा की तरफ बढ़ता है कि तभी मिंगसंग आकर उसको मार डालता है और अब वो दोनों अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन बाहर दंगे चल रहे होते हैं। तभी आउटसाइडर्स की भीड़ में से एक आदमी अपार्टमेंट के लोगों पर बॉम्ब फेंक देता है।
मगर यंग तक उसको वापस उन्हीं के ऊपर फेंक देता है और बॉम्ब हवा में ही फट जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें नकली यंग तक भी घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी खून से लथपथ वो अपने घुटनों के बल चलता हुआ अपने अपार्टमेंट 902 में जाता है और दीवार पर लगी हुई फैमिली फोटो को देखता है और उसे देखते देखते वहीं पर दम तोड़ देता है। यानी एक झूठी आइडेंटिटी, एक झूठा सम्मान और अंत में ऐसी मौत जहां उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। इसके बाद सब मजबूरन अपार्टमेंट के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है और मिंगसंग अपनी पत्नी के साथ एक बर्बाद अपार्टमेंट में छुप जाता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और मिंगसंग बहुत दर्द में होता है और मिंगवा उसकी किसी तरह मदद नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास कोई भी मेडिकल किट नहीं होती। इसीलिए दोनों थक हार के एक टूटी हुई चर्च में पनाह लेते हैं और फिर वो अपनी जेब से एक छोटा सा हेयर पिन निकाल कर भी उसे दे देता है क्योंकि ये वही हेयर पिन था जो उसे खाना खोजते वक्त मिशन के दौरान मिला था और उसने अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखा था। फिर अगली सुबह मिंगवा अपने पति की लाश के पास बैठकर रो रही होती है क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, उसका घर, उसका पति और उसकी दुनिया। तभी चर्च में कुछ लोग उसके पास आते हैं और वो उससे अपने साथ चलने को कहते हैं, जिस पर मिंगवा उनकी तरफ देखती है और उनके साथ चल पड़ती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मिंगवा एक नए ग्रुप के साथ एक अनजान भविष्य की तरफ जा रही है। क्या वो लोग सरवाइव कर पाएंगे या क्या दुनिया फिर से पहले जैसी हो पाएगी? तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉन्क्रीट यूटोपिया की, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि असली घर कॉन्क्रीट की दीवारों से नहीं बल्कि इंसानियत और प्यार से बनता है। और जब मुसीबत आती है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम यंग तक की तरह लालच और डर में अंधे होकर सब कुछ तबाह कर दे, या फिर मिंगवा की तरह आखिरी सांस तक इंसानियत का साथ ना छोड़े। और फैसला हमारा है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी ह्यूमन।